Hello everyone, I am Anu and welcome back. We create jar of holder. So फ्रेंड हमारी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है जिसके अंदर अब तक हम लोग अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की थर्ड क्लास होने वाली है। इससे पहले हम अपनी 2 क्लासेज ले चुके हैं आईबी की। अगर किसी ने वो नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखिएगा। उसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो प्लीज उनको जाकर जरूर देख लेना। अगर किसी ने वो क्लासेज नहीं देखी आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो जो टॉपिक बचे हुए थे हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे पूरे के पूरे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है बच्चों? वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एमएनसीज। जबकि वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट है उनको हम एमएनसीज कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट उनको एमएनसी? तो इसका रीजन क्या है? जब भी हम क्या करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या वर्ल्ड वाइड के अंदर हम क्या करते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे सिंपल सी बात है क्या क्रिएट होती है हमारी एमएनसी क्रिएट होती है। कब क्रिएट होती है? तब हम जाकर वहां पे क्या करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ? यहाँ पे नीचे इसके एक्सप्लेनेशन गिवन है तो ध्यान से देखो। वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट इज द मल्टीनेशनल कंपनी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तब भी हम क्या करते हैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी मतलब कि फॉरेन कंपनी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगी हमारी? वो कहलाती है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहलाती है? आपकी मल्टीनेशनल कंपनी क्यों कहलाती है? सिंपल सी बात है हमने उसमें क्या कर रखी होगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह लो इसको या फिर आप कह सकते हो क्या कर रखी हो आपने वहाँ पे एफडीआई कर रखी हो। क्योंकि तभी वहाँ क्या क्रिएट होंगे आपकी एमएनसी क्रिएट होंगी। तब क्या करते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे क्या है? दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है? इस बात को और याद रखना यहाँ पे कि जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 2 रूट से होती है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जो रूट सेलेक्ट कर रखे क्या करने के इन्वेस्टमेंट करने के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के वो 2 रूट सेलेक्ट कर रखे हैं। 2 रूट कौन से? एक तो ऑटोमेटिक रूट और सेकंड आपका कौन सा? गवर्नमेंट रूट। इस रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे अपने इस सीरीज के अंदर। ठीक है? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे अच्छे से? ठीक है ना? जन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ना कंपनी और इंडिविजुअल। तो आपकी जो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कौन सी आपकी एफडीआई है वो कोई भी कंपनी कर सकती है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है किसी भी कंट्री का किसी भी फॉरेन कंट्री का वो कर सकता है। ठीक है ना? ये कोई जरूरी नहीं कि कंपनी ही करे फिर कोई इंडिविजुअल ही। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के द्वारा भी की जा सकती है और एक इंडिविजुअल के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है किसी भी कंट्री के अंदर। वो या फिर क्या कहलाएगी यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। ठीक है? तो जो भी आपकी एफडीआई होती है वो मेनली जो हम डिफरेंस देखते हैं एफडीआई और एफआईआई के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मेन डिफरेंस क्या है बच्चों? अगर मैं एक डिफरेंस कहूँ आपका मेन एक डिफरेंस ये है कि आपका जो एफडीआई ना इसके अंदर हरदम क्या होता है शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है कि एक शेयर को एक्वायर किया जाता है और ओनरशिप को एक्वायर किया जाता है। इनमें से एक के अंदर है जो डेब्ट्स को नहीं लिया जाता तो वो आपका डेब्ट्स किसके अंदर कंसीडर नहीं किए जाते? एफडीआई के अंदर। ठीक है ना? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम डेब्ट्स को कवर करते हैं लेकिन एफडीआई के अंदर हम डेब्ट को कवर नहीं करते। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि एफडीआई के अंदर डेब्ट को कवर करते हैं या फिर नहीं करते। तो याद रखना एफडीआई के अंदर डेब्ट को कवर नहीं करते क्योंकि एफडीआई के अंदर जो भी फॉरेन एंटिटी होती है क्या करती है? शेयर को एक्वायर करती है और ओनरशिप लेती है कंपनी की। ठीक है? क्या करने के लिए? इन्फ्लुएंस करने के लिए डे टू डे क्या बिजनेस ऑपरेशन क्या करने के लिए? इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसके अंदर सिर्फ जो आपकी एफडीआई है उसमें सिर्फ मनी का ही फ्लो नहीं होता। वहां पर आपकी टेक्नोलॉजी आपकी स्किल और आपकी एक्सपर्टाइज दोनों का ही क्या होता है? फ्लो होता है। इस बात को याद रखना। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो एफडीआई कब से इंप्रूव हुई थी इंडिया के अंदर? तब हमारे क्या आए थे? रिफॉर्म आए थे। कब? 1991 के अंदर। तब हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी। उसी के बाद इंडिया के अंदर क्या है? एफडीआई इंप्रूव हुई है। ठीक है? इस बात को यहाँ पर याद है। इन दोनों से रिलेटेड आगे आपका क्वेश्चन भी है कि एफडीआई और एफआईआई क्या है। वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एफडीआई और एफआईआई में मेन डिफरेंस क्या है। वहां पे हम इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28th क्वेश्चन।
क्या कह रखा है इसने, द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इट्स एक्सपोर्ट इज कॉल्ड, जो डिफरेंस है, कंट्री क्या करते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं गुड्स का, सर्विस का और एक्सपोर्ट का। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़ है, इसमें यहाँ पे सर्विसेज नहीं आएंगे, सिर्फ गुड्स आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये है कि जो डिफरेंस है आपका कंट्री के अंदर किसका, इंपोर्ट्स का, मतलब कि गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे तब हम क्या करते हैं, तो हम गुड्स को कंसिडर करते हैं सिर्फ, तब हम गुड्स के किसको, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंसिडर करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। इस जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसी का ही क्या है, कंपोनेंट्स है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी को क्या करते हैं, कवर करते हैं, किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विस, किसके अंदर आ जाएगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक कंपोनेंट आपका कौन सा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो जो हम करंट अकाउंट पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, उसके अंदर ही आपका क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, क्योंकि करंट अकाउंट में आपका गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें क्या होंगी, इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। करंट अकाउंट के क्या बताया मैंने, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनविजिबल आइटम और विजिबल आइटम। तो जो आपका विजिबल आइटम है इसी को हम कह देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसका जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस वो आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। और इनविजिबल आइटम में आपकी क्या जाएंगे, आपकी सर्विसेज आ जाएंगी, ठीक है ना, आपकी जितनी भी आपकी इनकम है वो आ जाएंगी। बात क्लियर हुई। और आपके क्या आएंगे इसके अंदर, आपका क्या जाएगा, फिर ट्रांसफर मतलब में क्या, रेमिटेंस है वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ट्रांसफर के अंदर आ जाएंगी। तो याद रखना इंडिया की सर्विसेज हरदम सरप्लस में रहती है मोस्टली, क्योंकि इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री जो क्या करता है, सर्विस को इंपोर्ट करता है, ठीक है ना। सर्विसेज हरदम पॉजिटिव में रहती है। लेकिन अगर हम विजिबल आइटम की बात करूँ तो मोस्टली जो इंडिया का जो विजिबल मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड होकर रहता है, डेफिसिट में रहता है। क्योंकि हरदम डेफिसिट का मतलब यहाँ पे क्या है, डेफिसिट का मतलब यहाँ पे है कि हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कम करते हैं कंपेयर टू किसके, इंपोर्ट के। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि हम गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कम करते हैं। इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या रहता है, हरदम डेफिसिट में रहता है। इस बात को भी यहाँ पे याद रखना। तो ये जो आपका करंट अकाउंट है इसका पार्ट आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने अलग अलग कंपोनेंट पढ़ रखे, उसमें से ही एक कंपोनेंट क्या आपका करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के अंदर आपके इनविजिबल और विजिबल आइटम दोनों इंक्लूड है, ठीक है ना। और उसी का क्या पार्ट आपका है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो क्लियर हो यहाँ पे 28 क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों का, 29 क्वेश्चन, विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द न्यू एफडीआई पॉलिसी। कि अब जो आपकी न्यू एफडीआई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो, an entity of a country which share a land border with India or where the country can invest only under government route। तो इसने क्या, कंट्री क्या करती है, लैंड या फिर बॉर्डर शेयर करती, जो कंट्री क्या करती है, शेयर करती है लैंड बॉर्डर किसके साथ, इंडिया के साथ। सिर्फ कौन सा बॉर्डर, लैंड बॉर्डर जो शेयर करती है किसके साथ, इंडिया के साथ। और वेयर द कंट्री कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर गवर्नमेंट रूट, वो कंट्री सिर्फ इन्वेस्ट कर सकती है कहाँ से, गवर्नमेंट रूट से। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो आपके दो मेथड होते हैं जो इंडिया के अंदर आपको क्या करनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। वो कौन सा, एक तो आपका गवर्नमेंट रूट और सेकंड आपका कौन सा, ऑटोमेटिक रूट। तो मेन डिफरेंस क्या है आपका ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट में। तो देखो गवर्नमेंट रूट नाम से क्लियर है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऑटोमेटिक रूट क्या है कि जहां पर आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उस सेक्टर के अंदर आपको क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो क्या आपका ऑटोमेटिक रूट है, ठीक है। इसको हम क्लियर करेंगे अच्छे से, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अभी इतना याद रखो, गवर्नमेंट रूट क्या, जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन, जहाँ पे परमिशन चाहिए वो क्या आपका गवर्नमेंट रूट है। और ऑटोमेटिक रूट क्या, जहाँ पर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है वो क्या है आपका ऑटोमेटिक रूट है, ठीक है। तो इसने क्या कहा फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, जो भी कंट्री लैंड मतलब कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, कौन सा बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर करती है, वो इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट रूट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो अभी कोविड की सिचुएशन आई थी उसी वक्त भी हमारी नई पॉलिसी आई थी एफडीआई पॉलिसी, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा था उस पॉलिसी के अंदर कि जो भी अगर कोई भी कंट्री जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो इंडिया के अंदर क्या करना चाहेगी, इन्वेस्ट करना चाहेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था चाइना, ठीक है। आगे क्या, सेकंड स्टेटमेंट, द रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी एम टू, जो आपकी रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी आई थी उसका एम क्या था, कर्व करना मतलब कि रोकना किसको, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर एक्विजिशन ऑफ इंडियन कंपनी ड्यू टू करंट कोविड-19
पैनाडेमिक्स। तो इसने क्या कहा कि जो ये एफडीआई पॉलिसी आई थी, रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी, इसका मेन एम क्या था कि रोकना कि जो ये हमारी जो भी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उनका टेक ओवर एक्विजिशन ना किया जा सके। किसके कारण? जो भी अभी ये सिचुएशन चली हुई है, किसकी? कोविड-19 की सिचुएशन चली हुई है कि कोई कंट्री आके क्या ना कर ले, हमारी जो भी बॉर्डर शेयर करी वो कंट्री आके क्या ना कर ले, टेक ओवर ना कर ले, एक्विजिशन ना कर ले इंडियन कंपनी का। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये ही रीजन था कि जो हमने नई रिवाइज्ड पॉलिसी लाई हम लोग अपनी, उसके अंदर क्या कहा गवर्नमेंट ने कि जो भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है जो भी कंट्री, वो क्या करेगी, सिर्फ गवर्नमेंट रूट से ही एंटर कर सकती है, वरना एंटर नहीं कर सकती। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे मेरी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एक बार देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो देखो यहाँ पे ये जो क्लियर हुई, तो यहाँ पे इंडिया के साथ कौन बॉर्डर शेयर करती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इन कंट्री के लिए क्या था, सिर्फ ये नई पॉलिसी थी, ठीक है ना। रीजन क्या था इसका? रीजन ये था कि क्योंकि जो चाइना इन्वेस्टमेंट थी ना किसके अंदर, इंडियन बिजनेस के अंदर, वो क्या थी, वो ज्यादा एक्सपेंड कर रही थी रैपिडली, बहुत जल्दी क्या करती, मतलब कि इंडिया बिजनेस के अंदर अपना स्पेस बना रही थी बहुत जल्दी, ठीक है ना। और खासकर कब, कोविड के दौरान, तब जहाँ पे क्या थी, इकोनॉमी बिल्कुल ही स्लो हो चुकी थी। तो उस वक्त चाइना क्या करती, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती इंडिया के अंदर। तो ये रीजन था क्या, न्यू एफडीआई पॉलिसी लाने का। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। बात आपका 30th क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, व्हाट इज अ परमिसिबल लिमिट फॉर एफडीआई रिटेल थ्रू अनरिस्ट्रिक्टेड रूट इन इंडिया। ठीक है, मैंने अभी बताया आपका कि दो रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट जिसको मैं अनरिस्ट्रिक्टेड रूट कह देती हूँ, और दूसरा कौन सा आपका गवर्नमेंट रूट, जहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी आपको, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी क्या कर सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इतनी लिमिट तक आप एफडीआई कर सकते हो रिटेल सेक्टर में बिना किसकी परमिशन लिए, गवर्नमेंट की परमिशन लिए। तो यहाँ पे पूछ रखा ऑटोमेटिक के द्वारा, मतलब कि कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रिटेल सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के द्वारा। तो वो बच्चों आपकी कितनी, पूरी 100% है, पूरी 100%। इस बात को याद रखना। लेकिन एक ट्विस्ट है इसके अंदर। ट्विस्ट क्या है, जो ये 100% एफडीआई है ना किसके अंदर, रिटेल सेक्टर के अंदर, वो सिर्फ सिंगल रिटेल सेक्टर के अंदर है, आपकी सिर्फ सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर के अंदर है। अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर के अंदर कितनी एफडीआई जो ऑटोमेटिक रूट के द्वारा है फैसिलिटी, तो वो कितनी परमिसेबल आपकी, सिर्फ 51%। अब कंफ्यूज हो गए कि मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड रिटेल क्या है। तो सिंगल ब्रांड रिटेल का सिंपल सा मीनिंग है कि जहां पर जो एक पर्टिकुलर स्पेस सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करे, सेल करे, पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट को क्या करे, सेल करे। फॉर एग्जांपल मान लो नाइकी का एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ नाइकी का ही शोरूम हो, वहां पे सिर्फ सारे नाइकी की ब्रांड मिले, वो क्या है, किसका एग्जांपल आपका, सिंगल ब्रांड रिटेल का। और मल्टीपल ब्रांड रिटेल का मतलब क्या है कि जहां पे एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आपको मल्टीपल ब्रांड देखने को मिले, जहां पे मल्टीपल ब्रांड क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो क्या है, मल्टीपल ब्रांड रिटेल सेक्टर है। तो मल्टीपल ब्रांड रिटेल सेक्टर में सिर्फ 51% तक एफडीआई परमिसेबल है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एफडीआई रिटेल सेक्टर किसके थ्रू, सिंगल ब्रांड रिटेल की, तो वहां पे 100% क्या है आपकी एफडीआई परमिसेबल है। इस बात को यहाँ पर याद रखना। अब देख लो मीनिंग क्लियर कर लेते हैं अच्छे से आपका ऑटोमेटिक रूट का और आपका जो गवर्नमेंट अप्रूवल है उसका मीनिंग क्या है। तो देखो, जो ऑटोमेटिक रूट है उसका मतलब क्या है कि जहां पे आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, तो नाम से ही क्लियर था, ठीक है। सिर्फ आपको, तब आपने क्या सोचा कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इस कंट्री के अंदर, मतलब कि इंडिया के अंदर एफडीआई करना चाहता हूँ, तो वो सोचने के मतलब कि आपको विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको, आरबीआई को, ठीक है। और हाँ, इन्वेस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग होगी, जो आपका फेमा एक्ट है 1999 में आता, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे पहले कौन सा एक्ट था, जल्दी बताओ, पहले आपका फेरा, ठीक है ना। इससे पहले कौन सा होगा था आपका फेरा, और फिर बाद में क्या था 1999 में फेमा, ठीक है ना। फेमा मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और फेरा क्या था आपका, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। इसमें रेगुलेट करने की बात करते हैं, इसमें मैनेजमेंट कैसे करना उसकी बात कर रखी है, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग करनी है, जो फेमा एक्ट में मेंशन दे रखे हैं जो भी प्रोविजन, उसके अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी। अगर आपको ऑटोमेटिक रूप से करनी तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और हाँ, इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेबी को। अगर आप लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप मतलब कि आप ऑटोमेटिक रूट है आपका, और आप कहाँ कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्या करना चाहते हो, अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सीसीआई को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म। मतलब सीसीआई का मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपकी जो ऑटोमेटिक रूट से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, एफडीआई करना चाह रहे हो इंडिया के अंदर, तो आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा,
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। ये था आपका क्या, ऑटोमेटिक रूट। अगर गवर्नमेंट रूट से है तो इसका मतलब क्या, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मतलब कि फॉरेन कंट्री को, जो भी फॉरेन पर्सन है जो क्या करना चाहता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो पर्सन वहाँ कंपनी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है यहाँ पर, उसको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड की। क्या लेनी पड़ेगी, उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी क्या कर सकता है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। किसमें आएंगे, आपके गवर्नमेंट रूट के अंदर आएंगे। बात क्लियर होगी हुई यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा बताओ कि कौन से सेक्टर जिसमें 100% क्या है आपकी एफडीआई परमिसेबल है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना। मेनली अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पूछने के चांस है उसके, या तो पूछेंगे आपके कहाँ पर 100% परमिटेड है, या फिर कहाँ पर क्या है प्रोहिबिटेड एरिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ एरिया रिस्ट्रिक्ट भी कर रखे हैं कि इसके अंदर एफडीआई नहीं हो सकती। तो पहले आप वो सेक्टर देख लो जहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि इस सेक्टर में आप 100% तक, अप टू 100% तक एफडीआई मतलब यहाँ पे क्या है परमिसेबल है। तो वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एनिमल सेक्टर के अंदर, ठीक है ना, तो माइनिंग के अंदर, कोल के अंदर अगर मैं बात करूं, माइनिंग हो गया आपका, ठीक है ना, आपका कोल हो गया, हाँ, और आपका कंस्ट्रक्शन, लेकिन कंस्ट्रक्शन किसकी, आपकी लो कॉस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो जहाँ पर डेवलपमेंट की बात आ रखी है ना, तो वहां पर आपको 100% एक आइडिया लगा सकते हो कि जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो इंडिया की, तो वहां पर 100% तक क्या कर रखा, परमिसेबल कर रखा। देखो एग्रीकल्चर के अंदर क्या करेंगे, बाहर से आके क्या करेंगे, एफडीआई करेंगे, तो क्या हमारी कंट्री के जो भी किसान हैं उनकी क्या होगी, एक तरह से उनकी डेवलपमेंट होगी, उनको नए नए टेक्निक पता लगेंगे क्या करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। माइनिंग हो गया, कोल हो गया, आपकी कंस्ट्रक्शन होगी किसकी, लो कॉस्ट हाउस की, ठीक है ना। मतलब एक तरह से क्यों क्या नहीं हुई कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर सके अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। और फिर आपकी एयरपोर्ट आ गए, इसके अंदर भी क्या आपकी 100% है, ठीक है। किसकी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पार्क की। तो अगर आप क्या कर रहे हो, कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है किसके अंदर, मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क को, तो भी क्या है 100% है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, मैगजीन की, जर्नल की, लेकिन हाँ प्रिंट मीडिया में 100% की एफडीआई परमिसेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है आपका प्रिंट मीडिया में, क्या आपके न्यूज़पेपर, तो ऐसा आपने 100% क्या कर दिया, एफडीआई अलाउड कर दी, तो कोई भी कंट्री आके यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देगी और कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देगी, किसके बारे में, इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर आपकी 100% एफडीआई परमिसेबल नहीं है। आपका बैंकिंग सेक्टर में भी 100% की एफडीआई परमिसेबल नहीं है, मतलब कि नाम से ही आपको एक एग्जांपल दे दे, नाम से ही पता लगना चाहिए कि कहाँ पे 100% की होगी और कहाँ पे 100% की नहीं होनी चाहिए। अब खुद सोच के देखो, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो क्या बैंकिंग सेक्टर में 100% की एफडीआई परमिसेबल कर सकती है गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री आके कोई भी बैंक स्टार्ट करे और फिर क्या वहां से पैसे लेके वो लोगों से इकट्ठा करके चली जाए, तो बिल्कुल भी ऐसा अलाउड नहीं है। क्या लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 100% एफडीआई मतलब कि ऑटोमेटिक रूट से परमिसेबल नहीं है, ठीक है ना। वहीं पर परमिसेबल है जहां पर डेवलपमेंट की बात आएगी, किसकी, कंट्री की डेवलपमेंट की बात आएगी आपका। और हाँ आपका सिंगल ब्रांड रिटेलिंग में भी क्या है आपका 100% एफडीआई अवेलेबल। कर लेते हैं अपने प्रोहिबिटेड एरिया की, ये तो क्या थी जहाँ पर 100% एफडीआई अवेलेबल है, किसके थ्रू, आपकी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। अब बात करते हैं किसकी, आपकी प्रोहिबिटेड एरिया की, जहाँ पे बिल्कुल ही अलाउड नहीं। प्रोहिबिटेड एरिया की बात करती हूँ तो बच्चों आपकी प्रोहिबिटेड एरिया कौन कौन से हैं, आपके प्रोहिबिटेड एरिया आपकी लॉटरी के अंदर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कोई भी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपकी चिट फंड बात आ गई, ठीक है ना। आपकी निधि कंपनी, रियल स्टेट के बिजनेस के अंदर भी बिल्कुल परमिसेबल नहीं है, क्योंकि ये एरिया आपकी क्या है, प्रोहिबिटेड एरिया है। बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ये तो पहले से ही क्या है इंडिया के अंदर बैन, ये सारी चीजें तो ठीक है ना इलीगल है। आपका गैम्बलिंग हो गया, आपकी टबैको कंपनी होगी, ठीक है ना, इनके अंदर क्या है आपकी बिल्कुल भी परमिसेबल नहीं है एफडीआई। आपके एटॉमिक एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी रेलवे में सिर्फ रेलवे की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मेट्रो अलाउड है। ये मत कह देना कि मेट्रो में तो हमने कर रखी है, मेट्रो अलाउड है लेकिन रेलवे अलाउड नहीं। ये कुछ एग्जांपल आपके इसके प्रोहिबिटेड एफडीआई के, तो याद रहेगा ये आपको, ठीक है, कि प्रोहिबिटेड क्या है और कौन से हैं, और जहाँ पे 100% अप्रूवल है वो कौन से आपके एरिया है। तो क्लियर हुआ 30th क्वेश्चन। अब आते हैं 31st क्वेश्चन की। तो देखो, डैश इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय प्रायर वर्क, तो कौन सा है जिसके अंदर मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है प्रायर वर्क से पहले, मतलब कि जिसके अंदर फोर्सफुली हमें कुछ करना नहीं होता, मतलब कि काम करने से पहले वहां पे हमें कुछ नहीं करना होता। तो वो आपकी कौन सी फील्ड है, किसमें हम करते हैं कि हम बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा है वो आपका, वो कौन सा प्रोजेक्ट आपका, वो आपका है ग्रीन फील्ड टाइप का प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो ग्रीन फील्ड ही प्रोजेक्ट आपका क्या होता है जहां पे हम बिल्कुल स्क्रैच से क्या करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
कोई भी कॉन्स्टेंट क्या नहीं है, प्रायर वर्क से पहले अलाउड नहीं है किसके अंदर, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल नए से हम क्या करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो बिल्कुल नए से करते हैं। तो ये जितने भी पार्ट दे रखे हैं बच्चों को, किसके दे रखे हैं आपके, वो सारे हैं कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हो। तो क्या है, मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये क्या आपके सारे सारे मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो एक एक को सबको डिस्कस करते हैं कि आपके कौन कौन से मोड्स है किसके, इंटरनेशनल बिजनेस को। तो देखो सबसे पहले हम ग्रीन फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ग्रीन फील्ड क्या होता है, I mean that a work which is not following prior work, जहाँ पे प्रायर वर्क कुछ भी नहीं होता, हम क्या करना पड़ता है, बिल्कुल स्टार्ट में अनयूज लैंड पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को अपना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से अपना क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, कोई भी अबोलिशमेंट नहीं करनी पड़ती पहले, उससे पहले। ठीक है, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर द प्रोजेक्ट ऑन अनयूज लैंड विद एज अ नो नीड टू बी रीमॉडल, जहाँ पे रीमॉडल की, डिमोलिश की और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता, वो उस तरह के प्रोजेक्ट को क्या कहलाएंगे, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विच आर मॉडिफाइड, जो प्रोजेक्ट मॉडिफाई किए जाते हैं और अपग्रेडेड किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जहां पर कोई भी डिमोलिश रिमॉडल करने की कोई भी जरूरत नहीं होती तो वो क्या होंगे, आपके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है ना, लेकिन हमने उसके अंदर कोई मॉडिफाइड किया, कोई अपग्रेड किया, फिर हमने काम स्टार्ट किया, क्योंकि पहले से काम स्टार्ट था, उसके अंदर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, तो वो आपका किसका पार्ट बन जाएगा, काम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का काम बनता। मान लो आपको फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, आप फॉरेन कंट्री में अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपना काम, अपनी कंपनी बिल्कुल नई से सेटअप कर रहे हो, तो किसका एग्जाम्पल आपका ग्रीन फील्ड का। लेकिन वहीं पर कोई और कंपनी है, उसके अंदर आपने क्या किया, उस कंपनी को एक्वायर किया, उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया, अपग्रेड किया, फिर काम स्टार्ट किया, वो आपका क्या कहलाएगा, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो क्लियर हुआ, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। अगर मैं ग्रीन फील्ड की बात करूं, मान लो आप कोई कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, ठीक है ना, आपको दूसरी कंट्री में जाके एक आपको प्रोजेक्ट मिला है एयरपोर्ट बनाने का, पावर प्लांट बनाने का। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर आप बिल्कुल स्केच, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल नए से स्टार्ट करते हो, एयरपोर्ट बनाना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल नए से बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो वहां पे वो किसका एग्जाम्पल है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, बात क्लियर हुई, तो जहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से काम स्टार्ट होते हैं। क्लियर, फिर बात आता है आपकी किसकी, ज्वाइंट वेंचर की, जो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर का क्या होता है, तो नाम से क्लियर, क्या ज्वाइंट वेंचर, जब क्या करते हैं, ज्वाइंट कर, मतलब कि दो कंपनी आपस में कोई ज्वाइंट वेंचर कर ले, ठीक है, अपने किसके लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, तो क्या कहलाएगा, ज्वाइंट वेंचर। तो देखो क्या लिख रखा है, ज्वाइंट वेंचर में बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म। तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है आपका, ज्वाइंट वेंचर कॉम्बिनेशन होता है किसका, दो और उससे ज्यादा फर्म का, जहां पर क्या करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी आपस में मिलती है। ठीक है ना, विच इंडिकेट द कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द टू पार्टी। तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्यों मिलती है, अपने इंटरेस्ट के लिए। इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहो तो क्या कह सकते हो, जहां पर दो और या दो से ज्यादा फर्म क्या करें, इन्वेस्ट करें फंड ज्वाइंटली, और क्या बनाए, एक नई कंपनी को बनाए, उसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। तो बात क्लियर हुई, ज्वाइंट वेंचर क्या होगा, जहां पर दो या उससे ज्यादा कंपनी आपस में अपने इंटरेस्ट के लिए मिलती है, या फिर मैं ये कहूं कि वो एक नई कंपनी बनाती है आपस में मिलकर, उसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। तो अगर मैं बात करूं, मेन 4 रीजन है क्या आपके ज्वाइंट वेंचर के, लर्निंग पार्टनर स्किल अपग्रेड करना हो, इंप्रूव करनी हो अपनी स्किल को, ठीक है ना, आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन करना हो, या फिर आपको क्या करना हो, शेपिंग करनी हो फ्यूचर इंडस्ट्री इवोल्यूशन। तो ये मेन पर्पज है इसके, आपके ज्वाइंट वेंचर के। अब बच्चे कंफ्यूज बड़ा होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस में और ज्वाइंट वेंचर में। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस और ज्वाइंट वेंचर में सबसे मेन डिफरेंस क्या है बच्चों, एक तरह से आपका जो ज्वाइंट वेंचर है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस का ही पार्ट है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में एक नई कंपनी बनती है। ठीक है ना, क्या बनती है, एक नई कंपनी बनती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस में कोई भी नई कंपनी नहीं बनती। यहाँ पर भी दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में आके काम करती है, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं, एक नई कंपनी को स्टेब्लिश किया था अपने इंटरेस्ट के लिए। लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस का ही एक पार्ट है वह क्या, ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में क्या लिख रखा है, एन अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर फर्म टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्रीड अपॉन बाय द एंटिटी और फुलफिल अ क्रिटिकल बिजनेस रिक्वायरमेंट व्हाइल ऑपरेटिंग एज अ सेपरेट। लेकिन वो काम कैसे करेंगी, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह क्या करेंगी, काम करेंगी, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, वो एक साथ आती है। ठीक है ना, बात करिए स्ट्रेटेजिक अलायंस और ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। ज्वाइंट वेंचर में दो कंपनियां आती हैं और क्या करते हैं, एक नई कंपनी फॉर्म करती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेपरेटली क्या करती है, ऑपरेट करती है।
मेन डिफरेंस ये है, सेपरेटली क्या करती है, ऑपरेट करती है। ठीक है, बताते हैं फ्रेंचाइजी की। तो फ्रेंचाइजी तो पता ही होगा, जहां पर क्या करते हैं, लाइसेंस ग्रांट करते हैं अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, फ्रेंचाइजी कहलाएगा। तो इसमें क्या पे करना पड़ता है, जो भी उसकी फ्रेंचाइजी लेता है उसको रॉयल्टी फीस पे करनी पड़ेगी, और उसके बदले क्या, उसके ट्रेडमार्क, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुड्स को क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, फ्रेंचाइजी है। तो बात कर रही हूँ यहाँ पे फ्रेंचाइजी के आपका। ठीक है, ये आपके सारे क्या थे, आपके मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में आप कैसे एंटर कर सकते हो, ये थे। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 32nd क्वेश्चन। तो 32nd क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ट्रिप्स प्रोवाइड, फैसिलिटेट एंड प्रमोट एफडीआई। जो आपके ट्रिप है वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं किसको, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। क्या असर्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब पहले मेरे को ये बता दो, ये क्वेश्चन करने से पहले हमने ये ट्रिप और ट्रिम कहाँ पढ़े थे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं अपने के अंदर। ये हमने कहाँ पढ़े थे, हमने पढ़े थे WTO के अंदर, और मैंने आपको बताया था WTO बना था 1995 में, तब आपके ट्रिप, ट्रिम और आता था कि आपका AOA भी कब आया था, 1995 में, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी तभी आया था। ठीक है ना, जहाँ पे हमने इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन किया था, AOA के हर एक एस्पेक्ट को पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, तो वहीं पर आपके क्या थे, ट्रिप और ट्रिम आए थे, जो जिसने क्या करके WTO ने कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कर किससे रिलेटेड, आपके ट्रिप और ट्रिम से रिलेटेड। तो यहाँ पर ट्रिप का मतलब क्या, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और ट्रिम ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है, तो इसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, जो आपका ट्रिप मतलब कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, क्या वो प्रमोट करता है एफडीआई को। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। फिर अगला क्या है, ट्रिम्स एंड ट्रिप प्रोविजन रिमूव रिस्ट्रिक्शन एंड एड्रेस कैपिटल फ्लो सेंसिटिविटी। तो उसने यहाँ पे क्या कहा, जो आपके ट्रिप है और ट्रिम है क्या करते हैं, रिमूव करते हैं रिस्ट्रिक्शन को, और क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं कि जो आपकी कैपिटल फ्लो है वो सेंसिटिवली अच्छे से क्या हो सके, अच्छे से फ्लो हो सके, किसका, कैपिटल का, ये एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपका रीजन भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, और उसको एक्सप्लेन भी क्या कर रहा है, बिल्कुल करेक्टली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों, देखो ट्रिप क्या कहा, ट्रिप फैसिलिटेट करता है एफडीआई को, क्योंकि ट्रिप और जो ट्रिम प्रोविजन है वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं किसको, रिस्ट्रिक्शन को, और जो कैपिटल फ्लो है, जो सेंसिटिव जो कैपिटल फ्लो हो रही है उसको क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं को अच्छे से क्या हो, कैपिटल का फ्लो हो। तो यहाँ पर वो जो भी क्या कहा इसने ऊपर वाले में कि ट्रिप प्रमोट करते हैं एफडीआई में, और रीजन बता दिया कि क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रिप और ट्रिम जो भी हैं आपके वो एक तरह से क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम एफडीआई को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी तो क्या एफडीआई पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर मेरी रिस्ट्रिक्शन कम है, एक तरह से मैंने रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया, तो उस केस में क्या होगी, मेरी एफडीआई भी क्या होगी, इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर एसएसएन क्या कर रहा है, रीजन क्या कर रहा है, एसएसएन को बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे देख लो कि जो ट्रिप और ट्रिम है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं रिस्ट्रिक्शन को, इसलिए जो है ट्रिप क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं किसको, एफडीआई को। तो ये बात में बिल्कुल क्या है, करेक्ट बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, ट्रिप क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, एक बार देख लो इनके बीच में भी डिफरेंस आप। तो देखो आपका ट्रिम की बात करते हैं, सबसे पहले ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो आपका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर नाम से ही क्लियर है क्या, कि जो भी आपके क्या है इन्वेस्टमेंट मेजर हैं, जो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रेड को, उसके बारे में बात कर रही थी इसके अंदर, ट्रिम के अंदर। तो जो WTO है वो क्या कहता है कि कोई ऐसे मेजर, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट मेजर जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रेड को, वो प्रोहिबिटेड है, ऐसे कहता है कौन, WTO। अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, यूएस से आके मान लो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहती है, ठीक है, तो उस केस में इंडिया ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि जिस चीज का आप प्रोडक्शन करोगे उसके अंदर 30% या फिर 40% रॉ मटेरियल हमारी कंट्री का ही यूज होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना उसकी एफडीआई करने के ऊपर वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट मेजर लगा देना, कोई बाउंडेशन लगा देना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, किसके द्वारा, WTO के द्वारा। मतलब कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकती। मान लो कोई भी कंट्री है XYZ, अगर कोई ऐसे मेजर लगा देती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आपको हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, फिर कुछ ऐसे कोई भी मेजर हो वो, तो उस केस में वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, किसके द्वारा, WTO के द्वारा। तो आपके क्या है, ट्रिम्स है, बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ट्रिम आर द रूल विच enable international firm to conduct business
मोर इजिली इन फॉरेन मार्केट। तो आपके ट्रिम्स क्या हैं, वो सारे मेजर हैं जो किसी भी इंटरनेशनल फर्म को क्या करते हैं, एनेबल करते हैं, मतलब कि उनको इजिली बिजनेस करने के लिए एनेबल करते हैं। वो इजिली बिजनेस नहीं कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं उनके ऊपर कि अगर आपको बिजनेस करना तो इस एरिया के अंदर रह के बिजनेस करना पड़ेगा। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन क्या है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। वो किसके अंदर आएंगे, आपके ट्रिम के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो ये अगर ये रिस्ट्रिक्शन है वो क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो क्या हो जाएगी, जो भी बिजनेस है क्या हो जाएगा, एफडीआई क्या होंगी, प्रमोट होंगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, आपकी ट्रिप की। अब ट्रिप के आपके ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, जहां पर किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के क्या देख स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक मोनोपोली दे दी जाए, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। और ये जरूरी भी है, ठीक है ना, ये मोनोपोली जरूरी भी है, क्योंकि सिंपल सी बात, हम मान लो कोई कंपनी जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन की ही कोई कंपनी है, अब वो मेडिसिन बनाएगी तो क्या करना पड़ता है, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है, उनके ऊपर उनकी कॉस्ट आती है। मान लो अब वो मेडिसिन बन जाए तो अब उनके पास क्या है, वो राइट है ना कि वो उसको सेल करके क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे, जो उन्होंने खर्चा किया है किसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, फिर मेडिसिन बनाई है। तो अब उसके पास राइट है कि कोई और उस फॉर्मूले को यूज करके कोई मेडिसिन ना बना ले। उस बात को भी यहाँ पर याद रखना कि वो जो मेडिसिन को सेल करके क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, वो मोनोपोल्स के पास कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या करते हैं, मेंशन कर रखे हैं हर एक चीज के लिए अलग अलग, ठीक है ना। तो ट्रिप के अंदर टोटल 7 टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या कर रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं, किसने, WTO ने। बात क्लियर हुई। हम आपकी मेन डिफरेंस की बात करूं ट्रिप और ट्रिम की, तो देखो ट्रिप क्या करते हैं, कैसे मोनोपोली देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर मैं ट्रिम की बात करूं, ट्रिम क्या होते हैं, वो कहते हैं कि जो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, उसको भी नेशनल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी बाउंडेशन या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं लगानी चाहिए जिसको क्या हो, उसको वहां पर बिजनेस करने में उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। ये कहता कौन, आपका ट्रिम कहता है। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे, ट्रिम और आपकी ट्रिप क्या है, तो दोनों की दोनों ही क्या करते हैं, एक तरह से आपकी जो भी रिस्ट्रिक्शन हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ट्रिप भी और ट्रिम की भी। अब बात करते हैं ट्रिप के बारे में, जो किसके बारे में बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो WTO के द्वारा क्या है, मेंशन। तो टोटल ऐसे 7 प्रॉपर्टी राइट है जो मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले कौन सा, आपका कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, जहां पर जो कॉपीराइट होता है हरदम किसके ऊपर होता है, हरदम लिटरेरी वर्क हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो, कोई म्यूजिकल वर्क हो, तो इस तरह के वर्क के ऊपर आपका क्या होता है, कॉपीराइट होता है। इस बात को याद रखना पहले तो फ्रेंड, ठीक है ना। तो यह याद रहेगा कि कॉपीराइट क्या होगा, तो कोई भी आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है ना, ये भी किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, आपका लिटरेरी वर्क के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मान लो कोई म्यूजिशियन है जिसने म्यूजिक दिया है, ठीक है ना, तो वो भी किसका अंदर आ जाएगा, म्यूजिकल वर्क में कॉपीराइट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो मतलब कि एक तरह से मैं कह सकती हूँ आप लोगों को, जो भी किसी फिल्म बनती है वो भी किसके अंदर इंक्लूड होती है, आपकी कॉपीराइट के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप कॉपीराइट कितने दिन तक का ले सकते हो, 50 ईयर क्या होता है, इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। 50 ईयर तक कोई इसको और यूज नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क क्या होता है, जो आपके प्रोडक्ट को अलग करता है किसी दूसरे प्रोडक्ट से, वो क्या कहलाएगा, ट्रेडमार्क कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपने मार्केटिंग में अच्छे से पढ़ा भी होगा वैसे। तो आपका जो ट्रेडमार्क क्या होता है, जो आपके गुड्स को डिफ्रेंशिएट करता है किससे, दूसरे प्रोडक्ट से। आप डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, आपके प्रोडक्ट का कलर, आपके प्रोडक्ट का सिंबल क्या है, ठीक है ना। हर एक कंपनी के सिंबल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। आपके प्रोडक्ट का नाम, तो ये हर तरह की चीजें किस में इंक्लूड होता है, आपका ट्रेडमार्क के अंदर। तो ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है, 7 सालों के लिए क्या होता है, आपका ट्रेडमार्क होता है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है ट्रेडमार्क आपका, 7 ईयर। अगर मैं बात करती हूँ पेटेंट की, पेटेंट में क्या जाएंगे, पेटेंट में आ जाएंगे कोई भी, मान लो आपने क्या किया है, कोई भी नई इन्वेंशन की है, वो सारा किसका पार्ट है, आपका पेटेंट का पार्ट है, ठीक है। तो कोई भी इन्वेंशन करते हैं तो किस में आएंगे, आपके पेटेंट के अंदर आएंगे। तो उस केस में आपने कोई भी इन्वेंशन किया, फिर जो भी इन्वेंशन आपने कर दी उसके अंदर ही कोई चेंज ला दिया, वो भी पेटेंट का पार्ट बन जाएगा। मान लो आपने कोई इन्वेंशन की, ठीक है ना, और फिर इन्वेंशन के बाद मान लो उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं होता, उसके अंदर फिर दोबारा से कोई चेंज ला दिया, कोई इंप्रूवमेंट कर दी, तो दोबारा से क्या हो जाएगा, उसका पेटेंट हो जाएगा, दोबारा से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो कोई भी नई इन्वेंशन या फिर किसी भी पुरानी इन्वेंशन में क्या करना, इंप्रूवमेंट करना, आपका किसका पार्ट बन जाएगा, पेटेंट का पार्ट बन जाएगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है। उसका टाइम पीरियड कितना होता है, कम से कम 20 टाइम पीरियड क्या होता है आपका, 20 साल इसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। फिर बताते हैं किसकी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन को एक तरह से ये बताया कि जो आपका जो गुड्स है ये इस जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इससे रिलेटेड आपका क्या है, गुड्स है, ठीक है ना। जो उस एरिया के बारे में बताया कि जो गुड्स है ये इस एरिया से क्या है रिलेटेड है, मतलब कि इसके एरिया के बारे में बताता है कि किस टेरिटरी से रिलेटेड क्या है वो गुड्स है। जरूरी नहीं कि उसका प्रोडक्शन भी उसी टेरिटरी के अंदर हो रखा हो, लेकिन जो गुड्स क्या बताए, मतलब कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो क्या बताए कि ये गुड्स
इस ओरिजिन से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो वो किसमें आ जाएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या आएंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, वो कितने साल के लिए होता है उसका 10 ईयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका लेआउट, किस रिलेटेड, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड आपका जो लेआउट होंगे वो उस टाइम पीरियड का होगा 10 ईयर। फिर आगे आपका ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट का मतलब है कुछ ऐसे सीक्रेट जिनको मतलब कि जिनकी कॉन्फिडेंस रखना क्या है, जरूरी है, ठीक है ना, उनको हम किसी के सामने बता नहीं सकते, तो किस में आ जाएगा, ट्रेड सीक्रेट में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई केमिकल बनाया है, इस चीज क्या इनमें मैंने कोई मेडिसिन बनाई है, कोई केमिकल बनाया है, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये सारे किसके पार्ट आपके ट्रेड सीक्रेट के पार्ट है। जहां पर क्या हो, हैविंग कमर्शियल वैल्यू शैल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अदर एक्ट, जहां पर मतलब कि जो कॉन्फिडेंस है उसको ब्रीच ना किया जा सके, मतलब कि इससे रिलेटेड कोई भी क्या होता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड सीक्रेट कहेंगे। मेनली जो ये टाटा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेनिंग मार्केटिंग अप्रूवल फॉर, मेनली क्यों, क्योंकि हम अप्रूवल ले सके किसकी, फार्मास्यूटिकल्स की या फिर एग्रीकल्चर केमिकल्स की, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका कोई भी अनफेयर यूज ना हो सके, इसलिए मेनली गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड सीक्रेट वो करती है, ठीक है, कि ये बातें कमर्शियल ना की जाए, क्यों, क्योंकि हमें कमर्शियल वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है कि बाहर से गलत यूज ना हो सके, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, आपका ट्रेड सीक्रेट के अंदर आ जाएगा। इसके पार्ट आपके ट्रिप्स के, जो सारे किसके अंदर आते हैं, आपके ट्रिप के अंदर आते हैं। तो ट्रिप और ट्रिम यहाँ पे क्लियर। तो एक लाइन में याद रखना, ट्रिप क्या होते हैं, ट्रिम क्या होते हैं। ट्रिप क्या करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है ना, क्या करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं, क्या आपके ट्रिप। अगर ट्रिम की बात करूं तो क्या करते हैं कि जो भी आपका क्या है इंटरनेशनल, जो भी क्या है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रीट किया जाए किसकी तरह, नेशनल इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाए, ये बात करता है ट्रिम। और ट्रिप किसकी बात करता है, मोनोपोली की बात करता है, ठीक है। अब देखो हमारा 33 क्वेश्चन क्या है बच्चों, बोथ FDI एंड FII आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। ये हमें पता कि FDI और FII आपका दोनों किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन बिटवीन टू। तो इसके नीचे स्टेटमेंट दे रखा है, आपको ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है ना, कौन सी स्टेटमेंट राइट डिफरेंस बताती है इन दोनों के बीच में। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, फर्स्ट क्या दे रखा है, FII हेल्प ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी। जो FII है वो क्या करती है, हेल्प करती है बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी लाने में। बिल्कुल गलत, क्योंकि सिंपल सी बात है, FII क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब क्या करूं मैं, कोई इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है ना, वहां पे मैंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो वहां पे मैं सिर्फ जहाँ पे मनी की बात आती है, यहाँ पे मोनेटरी टर्म की बात करते हैं FII में, ना कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और मैनेजमेंट स्किल की बात करते हैं। स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, FII क्या करती है, इंक्रीज करती है कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल एंड FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। FII क्या होती है, क्योंकि जहाँ पे आप क्या करते हो, इंस्टीट्यूशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का, मान लो फॉरेन कंट्री में से किसी पर्सन ने क्या किए, यहाँ पर आकर रिलायंस के शेयर खरीद लिए, ठीक है, वो क्या आएगा, आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट के बॉन्ड ले लिए, वो क्या आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। या फिर डिबेंचर परचेज कर लिए, तो मैंने आप फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप FII में डिबेंचर डेप्ट को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप FDI विद द हेल्प ऑफ डेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप FDI में क्या करते हो, ओनरशिप लेते हो वहाँ की, उनके शेयर को परचेज करते हो, क्योंकि शेयर होल्डिंग ले ली तो आपके पास क्या आ गई, ओनरशिप आ गई ना उस कंपनी की। तो FDI में ओनरशिप की बात करते हो, FII में क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हो, बॉन्ड्स के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू या फिर शेयर के थ्रू, कैसे भी पैसा क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और मेनली जो आपकी FII होती है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, मेनली लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है, लेकिन मेनली शॉर्ट टाइम पीरियड में ये होती है, ठीक है ना। और FDI क्या होती है, लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, ठीक है ना। एक बार मान लो आपने किसी कंट्री के अंदर जाके, कोई भी फॉरेन कंपनी आई हमारी इंडिया के अंदर, मान लो कोई भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली और वो कंपनी नहीं चली, क्या उसको तो भी बंद करके चली जाएगी, नहीं ना, टाइम लगेगा उसको दोबारा से बंद करने में, अगर मान उसका बिजनेस नहीं भी चला तो, ठीक है। तो FDI लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है। और तब भी हम FDI करते हैं पर्टिकुलर सेक्टर को, एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करके क्या करते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन FII अब शेयर अभी रिलायंस के खरीदे थे, थोड़े दिन में हमने किसे खरीद लिया, IT से खरीद लिया, किसी और कंपनी के खरीद लिया, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, आपकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, इसके अंदर क्या करना, इंक्रीज करना कैपिटल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार नेक्स्ट स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रखी है इसने,
देखो एफडीआई फ्लो ओनली इनटू सेकेंडरी मार्केट, एफडीआई सेकेंडरी में होती है और एफआई प्राइमरी में, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। एफआई कंसिडर क्या होती है, मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू एफडीआई के, तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एफडीआई स्टेबल होती है क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एफडीआई होती है ज़्यादा, एफआई बहुत कम होता है कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। मोस्टली एफआई शॉर्ट टाइम पीरियड होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जिसने रिलायंस के शेयर खरीदे थे, यहाँ पे मान लो यूएसए के पर्सन ने क्या किए, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब कंपनी के शेयर डाउन जा रहे तो सिंपल सी बात, अपने पैसे क्या करेगा, उन शेयर को सेल कर देगा, कहीं और जाके क्या कर लेगा, शेयर को परचेज कर लेगा। तो स्टेबल कहाँ से हुई एफआई मेरी, ठीक है ना, तो एफआई स्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे बी मेरी क्या हो जाएगी, राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो पहले डिफरेंस देखो एफआई और एफडीआई में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए अरविंद माया राम कमेटी आई थी, उसने क्या डिफरेंस बताया था कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एफडीआई और एफआई के बीच में। नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सी कमेटी आई थी आपके लिए, अरविंद मायाराम कमेटी आई थी। उसने क्या कहा था एफडीआई के बारे में कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या अगर 10% से ज्यादा कर रखी हो किसी भी लिस्टेड कंपनी में, तो वो क्या कहलाएगी आपके लिए एफडीआई। तो इसका मतलब क्या, 10% से कम है तो क्या हो जाएगी वो एफआईआई होगी, ठीक है ना। किसी कंपनी के शेयर आपने 10% से कम खरीद रखे हैं, लिस्टेड कंपनी के शेयर, वो क्या है एफआईआई है। और 10% से ज्यादा खरीद रखे हैं वो क्या आपके लिए एफडीआई है। अगर अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है वो क्या कहलाएगी आपकी एफडीआई कहलाएगी, अनलिस्टेड कंपनी में, ठीक है। बात कर हुई। अब डिफरेंस दे रखे हैं दोनों के बीच में, एफडीआई और एफआई के बीच में मेन डिफरेंस क्या था देखो। एफडीआई का मतलब क्या डिफाइन करती है, जो आउटसाइड इंडिया कंट्री में सिचुएटेड होते हैं वो कंट्री हमारी कंट्री में क्या कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे, वो क्या कहलाएगी आपकी एफडीआई, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यहाँ पे किसी बात कर रहे हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बात को याद रखना, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आगे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, वो आपकी क्या कहलाएगी, एफआईआई कहलाएगी। एफआईआई क्या होती है, मेक क्विक मनी, जल्दी मनी बनाने, तो क्या एफआईआई, ठीक है। और उसके अंदर एंट्री करना, एग्जिस्ट करना भी क्या होता है, इजी होता है कंपेयर टू किसके रिलेटेड, एफडीआई। क्योंकि एफडीआई के अंदर मैंने अभी बताया था एग्जांपल देके, एंट्री करना एग्जिस्ट करना इतना इजी नहीं है, लेकिन एफआईआई के अंदर क्या है, इजी है एंट्री करना और एग्जिस्ट करना, ठीक है। फिर क्या है, एफडीआई क्या होती है, एकदम लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्ट होती है, ठीक है ना, मैंने बताया था। और आपकी एफआई लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी, मेनली कैसे होती है आपकी शॉर्ट टर्म ही होती है, ठीक है ना, मेनली शॉर्ट टर्म ही होती है, इसलिए इसको हम हॉट मनी भी कह देते हैं, ठीक है ना। एफडीआई के अंदर क्या होता है, फंड का, रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजी का, सबका क्या कर सकते हो, फ्लो कर सकते हो। लेकिन एफआई के अंदर सिर्फ फंड का ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर बात आती है देखो नेक्स्ट की, जो आपकी एफडीआई होती है वो क्या करती है, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। सिंपल सी बात है, मान लो कोई फॉरेन कंट्री आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, नया बिजनेस स्टार्ट करती है, तो सिंपल सी बात है हमारी कंट्री के लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। इसलिए तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री आके यहाँ पे क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। तो मान लो यूएसए की जैसे कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करती है, यूएसए क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या करेगी, नई नई टेक्नोलॉजी लाएगी, जो हमारे लोग भी क्या करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और आगे क्या करेंगे, अपना भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है एफडीआई से किसी भी कंट्री की, ठीक है। लेकिन एफआईआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक तरह से एफडीआई क्या करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, ठीक है, लेकिन एफआईआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एफडीआई क्या करती है, इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, लेकिन एफआईआई में सिर्फ कंट्री की कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, ना कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एफडीआई टारगेट करती है पर्टिकुलर कंपनी को, जो हमने हमारी स्टेटमेंट थी, ठीक है ना। लेकिन एफआईआई किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट नहीं करती, किसी भी जर्नल स्पेसिफिक कंपनी में किसी में भी क्या कर सकती है, एफआईआई कर सकती है, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एफडीआई क्या करती है, ऑब्टेन करती है मैनेजमेंट कंट्रोल, कि उसकी कंट्रोल कर लेती है। मैंने बताया था कि एफडीआई में आप क्या करते हो, उस कंपनी के शेयर खरीद के क्या करते हो, वहाँ पे ओनरशिप लेते हो उस कंपनी की, ठीक है ना। लेकिन एफआईआई में आप कंट्रोल नहीं लेते किसी भी कंपनी का। बात क्लियर हुई। तो ये मेन डिफरेंस है किसके बीच में, एफडीआई और एफआईआई के बीच में। आई होप सो फ्रेंड आपको ये क्लियर हो चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 4th क्वेश्चन। According to FDI policy in India, in which of the following area 100% of FDI is not allowed in equity by automatic route in India? तो इसके अंदर जो आपको नीचे क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा एरिया 100% FDI अलाउड नहीं है। इस रिलेटेड क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, उसमें क्या था कि किसके अंदर 100% FDI क्या है, अलाउड है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि जिसके अंदर 100% FDI अलाउड नहीं है, किसके द्वारा, ऑटोमेटिक रूट के द्वारा इंडिया के अंदर, ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बताया था कि इसके अंदर 100% एफडीआई अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल पार्क
100% एफडीआई अवेलेबल है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी बच्चों 100% एफडीआई क्या है, अवेलेबल है, ठीक है ना। ये एग्जांपल नहीं दिया था वहाँ पे, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि देख नाम से देखो तीनों के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री किसकी बात करें हम, डेवलपमेंट की बात करें, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करके प्रोजेक्ट की नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, पार्क इंडस्ट्रियल पार्क बना के मतलब कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको रिपेयर करके मेंटेनेंस करके हम क्या करें, डेवलप करें, कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी किसकी बात करें, सिक्योरिटी के अंदर पूरे 100% एफडीआई दे सकते हैं? ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर ये हमें ना भी आता तो भी हम बता सकते थे कि इसके अंदर 100% एफडीआई नहीं परमिटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी की बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल भी 100% एफडीआई अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सेक्टर इज परमिटेड ओनली 49%, और वो भी कैसे, गवर्नमेंट के अप्रूवल से। क्या होता है कि मेजर ड्राइवर होता है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन डेप्ट फाइनेंस, बताया ना आगे नहीं लिखा हुआ, मैंने बताया कि आपकी एफडीआई होती है नॉन डेप्ट फाइनेंस होता है, लेकिन एफआईए में कहता है डेप्ट फाइनेंस भी होता है, डेप्ट की बात भी करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखेगा नॉन डेप्ट फाइनेंस होता है किसके अंदर, एफडीआई के अंदर। ये क्या क्यों करते हैं, हम डेवलपमेंट कर सके अपनी कंट्री की, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रखा है, ये लिख रखा कि इसके अंदर 100 है, और आपकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है उसके अंदर ऑटोमेटिक अप टू 49, अब 49 एंड अप टू 74 क्या है, गवर्नमेंट रूट से क्या है, एफडीआई अवेलेबल है। हाँ, अब कंफ्यूजन मत होना, वहां पे मैंने रेलवे के अंदर कहा था कि एफडीआई प्रोहिबिटेड है, और यहाँ पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। रेलवे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों डिफरेंस है। 35th question. Which of the following are possible negative impact of FDI on domestic firm in host country? अब यहाँ पर पूछ रहा है से एफडीआई का क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट। अब तक हम एफडीआई की अच्छी अच्छी बातें करते आते, ठीक है ना। एफडीआई से डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ज्यादा जॉब मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी होंगी, ठीक है। लेकिन एफडीआई की अब बात आ गई नेगेटिव में, किसकी, डिसएडवांटेज की। तो इसके अंदर से कौन से क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है एफडीआई का किसी भी डोमेस्टिक फर्म के ऊपर। तो कौन कौन से, सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा मान हमने बिल्कुल ही क्या कर दिया, बिल्कुल 100% एफडीआई कर दी, तो सिंपल सी बात है मार्केट मोनोपोली हो जाएगी फॉरेन कंट्री की, हमारी कंट्री के लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो मार्केट मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंस, हम क्या रहेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे अगर हम ज्यादा एफडीआई वो कर दी, तो ये भी क्या एक डिसएडवांटेज है। इंक्रीज कंपटीशन, लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं, बच्चों की कंपटीशन इंक्रीज हो जाए, मोनोपोली क्या है, डिसएडवांटेज है, लेकिन कंपटीशन इंक्रीज होना डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, और ये भी डिसएडवांटेज है कि प्रॉफिट क्या होगा, आउटफ्लो होगा, इसकी जो प्रॉफिट है, जो भी अब फॉरेन कंट्री यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही है, अब सिंपल सी बात है उन्होंने पैसा लगाया तो ये प्रॉफिट बाहर भी तो लेके जाएंगे ना सारे सारा, तो क्या प्रॉफिट भी आउटफ्लो होगा। तो मेरा ए, बी और डी क्या है, तीनों तीनों नेगेटिव इंपैक्ट किसका, एफडीआई का। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका 36th क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोड ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट आर रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल द हाईएस्ट। तब आप क्या करते हो, फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करते हो, तो किस केस में सबसे ज्यादा रिस्क और प्रॉफिट पोटेंशियल हाईएस्ट रहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ज्वाइंट वेंचर में। तो किसके अंदर रहेंगे, आपके डायरेक्ट एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क भी रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट अपने आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट पोटेंशियल भी वहां पे क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या है पर डायरेक्ट एक्सपोर्ट, जब आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने आप। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो तब आप थर्ड पार्टी के थ्रू क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में, ठीक है। वो क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो यहाँ पर भी सारे किसके पार्ट आपके, मोड ऑफ एंट्री इन द इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है ना, ये सारे मोड्स हैं उसके। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट पता लग गया आपको क्या, ठीक है। जब क्या करते हो डायरेक्ट ओवरसीज में, डायरेक्ट क्या करते हो, अपने गुड्स को क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो क्या, ओवरसीज मार्केट के अंदर। बात क्लियर हुई। तो फ्रेंचाइजी हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। फ्रेंचाइजी मैंने आपको बताया जहाँ पे क्या करते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर भी हम पढ़ के आए थे। ज्वाइंट वेंचर हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पर क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं किसके अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज्वाइंट वेंचर के थ्रू, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी शेयर अपने ब्रांड को शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपर्टाइज को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट वेंचर हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हमने ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन क्या होता है, और आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या लो, या फिर इसको क्या कह लो, स्ट्रेटेजिक अलायंस विद एफडीआई, ठीक है। तो आपके दो पार्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस विद एफडीआई, एक होता है एफडीआई विदाउट स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस विद एफडीआई क्या होता है, स्ट्रेटेजिक एफडीआई विदाउट अलायंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, देखो
स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन का मतलब क्या है कि जब कंपनी क्या कर ले, एक्वायर कर ले, कंट्रोल कर ले क्या, एग्जिस्टिंग कंपनी का इंटरेस्ट कहाँ पे, ओवरसीज मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया, क्योंकि स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया मैंने बाहर जाके, क्योंकि एफडीआई में मैंने एफडीआई कैसे की है, स्ट्रेटेजिक अलायंस करके बाहर जाके, क्योंकि वहां पे मैंने एक्विजिशन कर लिया उस कंपनी का, वो किसका पार्ट बन जाएगा आपका, या तो कह लो आप स्ट्रेटेजिक अलायंस विद एफडीआई, या फिर कह लो आप स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कर लिया। अगला क्या है आपका, एफडीआई विदाउट अलायंस। तो एफडीआई विदाउट अलायंस में आपके क्या जाएंगे, जब हम ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड हम दोनों पढ़ के आए हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे आपके, एफडीआई विदाउट अलायंस, जहां पर आप क्या करते हो, इंटरनेशनल मार्केट में जाके इन्वेस्ट करके, ठीक है ना, इन्वेस्ट करके अपनी मनी और क्या करते हो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को करते हो, मैन्युफैक्चर को इस्टेब्लिश करते हो। ग्रीन फील्ड में तो क्या बिल्कुल नए से स्टार्ट करते हो, ब्राउन फील्ड में क्या, तब कोई और कंपनी, तब क्या करते हो, तब उसके अंदर कोई रिनोवेशन करते हो, कोई रिमॉडल करते हो, वो आपको किसमें आ जाएगा, ब्राउन फील्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई आपको अच्छे से फ्रेंड। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37th क्वेश्चन। Outsourcing is a part of or entire production and concentrating on marketing operation in international business is known as। तो इसने क्या कहा कि आउटसोर्स कर लिया ये एक पार्ट को या फिर एंटायर प्रोडक्शन को, ठीक है ना, एंड कंसंट्रेट ऑन मार्केटिंग ऑपरेशन, और क्या करने लगे, मार्केटिंग ऑपरेशन पे कंसंट्रेट करने लगे, कहाँ पे, इंटरनेशनल बिजनेस में जाके। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी इज द राइट आंसर। आउटसोर्सिंग का मतलब तो पता ही होगा ना, तब हम कोई सर्विस खुद ना करके क्या करते हैं, बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो इंडिया ना सबसे ज्यादा आउटसोर्स पता है आपको क्या करते हैं, कॉल सेंटर, जितने भी कॉल सेंटर होते हैं ना, जो भी क्या करते हैं, जो भी आपकी इंक्वायरी लेते हैं, वो सारे आउटसोर्स कहाँ से करते हैं, इंडिया से करते हैं। वो खुद का कॉल सेंटर स्टेब्लिश नहीं करते, वो क्या कर लेते हैं, किसी भी कंपनी को परचेज कर लेते हैं, उसको पेमेंट करते हैं उसके बदले, और उससे क्या कर लेते हैं, कॉल सेंटर क्या कर लेते हैं, उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं। ठीक है ना, खुद की चीज़ स्टेब्लिश ना करके हम किसी और से परचेज कर ले, वो क्या कहलाएगा, आपका आउटसोर्स कहलाएगा। और इन कॉल सेंटर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका इंडिया के अंदर। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग करते हैं किसकी, अपने कॉल सेंटर की, जो आपकी इंक्वायरी लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 37 का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं पार्ट को या फिर पूरे एंटायर प्रोडक्शन को, और क्या कर लेते हैं, अपने बिजनेस, अपने ऑपरेशन को इंटरनेशनल मार्केट में सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 38th क्वेश्चन क्या है, दैट इज द पेमेंट मेथड मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफर द एक्सपोर्टर बेस्ट एश्योरेंस ऑफ बीइंग पेड फॉर द प्रोडक्ट्स सोल्ड इंटरनेशनली। ठीक है ना, तो कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है जो हम इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करते हैं, यूज करते हो, जो क्या करता है, जो ऑफर करता है एक्सपोर्टर को क्या एश्योरेंस, क्या करता है, एक तरह से ऑफर करता है एक्सपोर्टर को कि जो उसकी पेमेंट हो क्या मिल जाए, उसको टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है ना, जो इसने क्या किया है, प्रोडक्ट को सोल्ड किया है इंटरनेशनली। तो कौन सा मेथड आपका ये, यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है ना, तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वहां पर वो जाकर देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखो आपका 39 क्वेश्चन क्या है, कैटेगरी ऑफ स्टेटस होल्डर। ठीक है ना, ये आपका है जो आपकी ट्रेड पॉलिसी, जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ना कौन सी, 15-20 वाली, 15-20 वाली, ठीक है ना, उस रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा है कि कौन सी कैटेगरी है जो स्टेटस होल्डर की आपकी यहाँ पे क्या है, करेक्टली मैच है, और कौन सी इनकरेक्टली है। तो आपको करेक्टली मैच बतानी है यहाँ पे। तो जो आपकी स्टेटस होल्डर है, आपको 5 पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा है, 1 स्टार हाउस, 2 स्टार हाउस, 3 स्टार हाउस, 4 और 5 स्टार हाउस। ठीक है ना, अलग अलग ऐसे क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये बताना कि कौन सा क्या है, करेक्टली मैच है। तो देखो फर्स्ट स्टार हाउस में कौन से बिजनेस आएंगे, ये तो पता होगा ना। स्टेटस होल्डर के क्या का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेटस होल्डर का मतलब है कि जो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में, और अगर उनका जो एक्सपोर्ट है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इससे ज्यादा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो उसको क्या दिया जाएगा, इस स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टार हाउस की जो स्टेटस होल्डर की क्या है, कैटेगरी है, उसमें कौन से पर्सन आएंगे, कौन से एक्सपोर्टर आएंगे, वो एक्सपोर्टर आएंगे जिनका एक्सपोर्ट है जो कितना होगा, 3 मिलियन US$ होगा। उस एक्सपोर्टर को किस में रखा जाएगा, फर्स्ट स्टार हाउस की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड स्टार हाउस वाला क्या है, 2 स्टार हाउस वाला क्या है कि जिसका जो एक्सपोर्ट हो 25 मिलियन US$ हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, और 3 स्टार हाउस वाला क्या है कि जिसका जो एक्सपोर्ट हो 500 मिलियन US$ हो, ये करेक्ट नहीं है। जो आपका 500 मिलियन डॉलर है ना, वो किसके लिए है, 4 स्टार हाउस के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्टली मैच है मेरा थर्ड वाला। ठीक है,
फाइव स्टार हाउस में क्या है, जिसका जो भी एक्सपोर्ट हो कितना हो, 2000 मिलियन यूएस डॉलर, जिसने क्या किया हो, एक्सपोर्ट किया हो फॉरेन के अंदर, तो उसको किस में रखा जाएगा, फाइव स्टार कैटेगरी हाउस में रखा जाएगा। ये बात इसने बिल्कुल करेक्ट कही यहाँ पे, ठीक है ना। डी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे, डी बी यहाँ पे क्या मेरा राइट आंसर है, तो ए बी डी यहाँ पे मेरे क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे डी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्री स्टार हाउस की बात करो, थ्री स्टार हाउस में क्या आएंगे, जिनका जो भी क्या है एक्सपोर्ट कितना रहा हो, 100 मिलियन यूएस डॉलर रहा हो। तो याद रखना, फर्स्ट स्टार के लिए 3 मिलियन यूएस डॉलर, 25 किसके लिए, 2 स्टार के लिए, और 100 किसके लिए, 3 स्टार के लिए, 500 फिर कितना, 2000। ये ऐसी है 325 फिर 100 फिर 500 फिर 2000, ठीक है। अगर इतना हम क्या करते हैं, यूएस डॉलर, सबके पीछे क्या है, यूएस डॉलर है, ठीक है। इतना हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनको क्या कर देंगे, इस अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में डिवाइड कर। 41 क्वेश्चन क्या आपका, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका, डर्टी फ्लोटिंग रेट किससे रिलेटेड आपका, जो आपका डर्टी फ्लोटिंग रेट हो किससे रिलेटेड, आपका फ्लेक्सिबल सिस्टम से रिलेटेड है। एक बात याद रखना, यहाँ पे आप हमसे पूछ रहे हो किससे रिलेटेड है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है डर्टी फ्लोटिंग रेट इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। तो उसका आंसर क्या होता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट को डर्टी फ्लोटिंग रेट क्यों कहते हैं, ये पता है आपको, इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल प्लस फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन होता है। फिक्स्ड में क्या, जहाँ पे जो भी कंट्री की जो भी सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल क्या, जहाँ पे जो भी कंट्री है उसका सेंट्रल बैंक क्या करे, इंटरवेंशन करे, उस रेट के अंदर क्या कर दे, चेंज कर दे, वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसको कहते हैं मैनेज, क्या कहते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसका जो नाम है डर्टी फ्लोटिंग रेट इसलिए पड़ा क्योंकि उसके अंदर क्या करते हैं, इंटरवेंशन करता क्या, सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। इंटरवेंशन करता क्या, सेंट्रल बैंक, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, डर्टी फ्लोटिंग रेट। तो यहाँ पे पूछ रहे हो आप किससे रिलेटेड है, तो किस रिलेटेड है आपका, फ्लेक्सिबल सिस्टम से रिलेटेड है, कि उसके अंदर फ्लेक्सिबल सिस्टम है, उसी से रिलेटेड आपका क्या है, डर्टी फ्लोटिंग रेट। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कि उसको हम क्या कहेंगे, अगर क्वेश्चन होता कि ऑल्सो नोन एज, तो आंसर क्या था, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल सिस्टम, ठीक है ना। तो आपका जो डर्टी फ्लोटिंग रेट होगी से रिलेटेड आपका फ्लेक्सिबल सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।